हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। और इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में ये हमारा जो है ये पार्ट है। थ्योरी हमने कवर कर लिया है, एज ऑफ एलिजाबेथन एंड रेनेसा, इन सबको डिस्कस कर लिया हमने थ्योरी पार्ट में, जो कि प्रीवियस पार्ट था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज जो एलिजाबेथन एज से बन सकते हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद वार्म वेलकम। और आप लास्ट तक बने रहिए, आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी एलिजाबेथन एज, यूनिवर्सिटी वेट्स, मेजर राइटर्स कौन कौन से थे, इनसे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द बिगिनिंग ऑफ एलिजाबेथन एज, बिगिनिंग एंड एंडिंग पूछा गया है एलिजाबेथन एरा की। ठीक है, तो बिगिनिंग और एंडिंग क्या है, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ये 1558 से लेके 1603, इसका ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। 1500 से लेके 1520 हो सकता है या नहीं हो सकता। या फिर 1560 से लेके 1570 हो सकता है या नहीं हो सकता। 1575 से लेके 1600 हो सकता है या नहीं हो सकता। बताइए आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए, जो क्वीन एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, तो उनका जो रेन था वो कब से कब तक था, तो वो था 1558 से लेके 1603। ठीक, तो ये जो ये टाइम था, यही हमारे बिगिनिंग और एंडिंग माना जाता है एलिजाबेथन एरा का। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि एलिजाबेथ जो एरा था उसका क्या मतलब बिगिनिंग और एंडिंग है, 1558 से लेके 1603, जिसे गोल्डन एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो गोल्डन एज। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स जो थे वो पब्लिश्ड हुए थे। सो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि एलिजाबेथ्स रेन वाज लॉन्गर देन दैट ऑफ एनी अदर ट्यूडर। ठीक है, ट्यूडर डायनेस्टी की जो सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट और लॉन्गर रेन थी तो वो एलिजाबेथ की थी। और इनकी डेथ कब हुई थी, तो 1609 में इनकी डेथ हुई थी। एज जब इनकी थी 1609, और 1603 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, यानी कि 69 की एज में 1603 में इनकी डेथ हो गई थी। अब बताइए कि इन्होंने कितने साल तक रूल किया, इनका जो रेन था वो कितने साल तक चला। तो यहाँ पे देखिए 1558 से लेके 1603 तक था। ठीक है, इनका रेन। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा तो कौन सा होगा, बताइए। इसमें से क्या 35 हो सकता है, तो नहीं। 40 हो सकता है, नहीं। 50 हो सकता है, नहीं। तो लास्ट जो हमारा ऑप्शन बनता है वो हमारा सी है, यानी कि 45 ईयर्स तक इनका रेन रहा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, हु वॉज द मदर ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, यानी कि एलिजाबेथ फर्स्ट की मदर कौन थी, उनका नाम बताइए। क्या उनकी माँ का नाम कैथरीन ऑफ एरेगॉन था, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। जेन सेमोर था, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। कैथरीन हावर्ड था, नो, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इनकी जो माँ का नाम था वो एन बॉलीन था। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो राइट बचता है वो ये है। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अब बताइएगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखिए, सर थॉमस यार्ड, या फिर अर्ल ऑफ सरे, या फिर विलियम शेक्सपियर, या फिर जॉन डन। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सर थॉमस यार्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। सर थॉमस यार्ड जो थे उन्होंने ही मतलब सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, क्लियर। यहाँ अर्ल ऑफ सुरे नहीं होंगे, विलियम शेक्सपियर नहीं होंगे, जॉन डन भी नहीं होंगे। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन जो राइट है वो ए है, सर थॉमस यार्ड। ओके, सो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन वो देख लीजिए। हु रोट द फर्स्ट ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में सबसे पहले ब्लैंक वर्स को किसने लिखा, बताइएगा। सर थॉमस यार्ड, नहीं। अर्ल ऑफ सरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। विलियम शेक्सपियर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। या फिर जॉन मिल्टन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर भी नहीं है, जॉन मिल्टन भी नहीं है। तो हमारे बचते कौन है, अर्ल ऑफ सरे। तो अर्ल ऑफ सरे ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया। लिख लीजिए इसको, कि ब्लैंक वर्स को इंग्लैंड में सबसे पहले अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया है तो वो किया है अर्ल ऑफ सरे ने। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट
हाउ मैनी लाइन्स डज अ सोनेट टिपिकली कंटेन, एक सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? ठीक है, बताइएगा एक सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? तो एक सोनेट में 10 लाइन्स होती हैं या नहीं होती? तो 10 लाइन्स नहीं होती, ठीक है। और 12 लाइन्स होती हैं या नहीं होती? नहीं होती हैं। 14 लाइन्स होती हैं या नहीं होती बताइएगा? तो 14 लाइन्स, एक सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, ठीक है। 16 सोनेट नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो 14 लाइन्स है, ठीक है, क्लियर। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, यानी शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम आपको बतानी है। बताइए इसमें से कौन सी हो सकती है शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो सकती है ए अब्बा अब्बा सी डी सी डी सी डी, ठीक है। तो ये हो सकती है या नहीं हो सकती, तो आपको बता दूं कि ये पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम है, पेट्रार्कन, ठीक है। तो ये पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाली है हमारी, तो नेक्स्ट है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। तो ये हमारी है शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम, शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम है ये, क्लियर। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। बहुत ही आसान है, आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इतने सारे ऑप्शंस हैं, सब एक ही जैसे लग रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि शेक्सपियर की यही राइमिंग स्कीम है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। बाकी ये सब जो भी हैं ये रॉन्ग है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्लोस माइटी लाइन, ठीक है। तो मार्लो का जो ये वर्क है माइटी लाइन, ठीक है, तो ये किस तरीके का वर्क है ये पूछा गया है, ठीक है। मार्लो का माइटी लाइन किस तरीके का वर्क है, क्या ये सोनेट है, क्या ये सोनेट है, क्या ये ब्लैंक वर्स है, या फिर ये स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखा गया है, या फिर ओट्टावा रीमा में लिखा गया है? बताइए कि ये किस में लिखा गया है, बताइएगा। ठीक है, तो मार्लोव जो है वो मेनली किस चीज के लिए जाने जाते हैं, अपने ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। किस लिए जाने जाते हैं, अपने ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते हैं। तो इस राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ब्लैंक वर्स है हमारा। ये सोनेट भी गलत है, यहाँ पे स्पेंसेरियन स्टैंजा भी गलत है, और टबरीमा भी गलत है। सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, वो ब्लैंक वर्स है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 9 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ईयर शेक्सपियर सोनेट प्रिंटेड। अब बताइए शेक्सपियर की जो सोनेट्स थी वो किस साल प्रिंट हुई थी, बताइएगा। इसमें 1599 हो सकता है या नहीं हो सकता, 1603 हो सकता है या नहीं हो सकता, 1609 हो सकता है या नहीं हो सकता, या 1612 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपको मैं बता दूं कि जो शेक्सपियर की जो सोनेट थी, शेक्सपियर सोनेट, ठीक है, शेक्सपियर सोनेट जो थी वो पब्लिश्ड हुई थी 1609 में। किसने पब्लिश किया था, तो थॉमस थॉर्पे, थॉमस थॉर्पे ने इसको पब्लिश करवाया था, कब, 1609 में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनता है, सही ऑप्शन हमारा है 1609। तो इसमें ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, व्हाट इज द टाइटल ऑफ सिडनीज बुक ऑफ सोनेट। सोनेट जो सिडनी की बुक ऑफ सोनेट है उसका क्या टाइटल है ये पूछा गया, टाइटल, टाइटल ऑफ सिडनीज बुक ऑफ सोनेट्स। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एमोरेटी हो सकता है या नहीं हो सकता, तो एमोरेटी गलत है। फेरी क्वीन हो सकता है या नहीं हो सकता, गलत है। तो सेफर्ड कैलेंडर भी यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी ये सारे वर्क तो सिडनी के ही हैं, लेकिन पूछा गया है टाइटल ऑफ सिडनीज बुक ऑफ सोनेट, तो ये कौन सा है, तो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ठीक है, क्लियर। तो हमारा राइट ऑप्शन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन स्टैंजा। अभी तक हमने शेक्सपियरियन स्टैंजा के बारे में पढ़ लिया कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या थी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्पेंसेरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया था कि जो शेक्सपियरियन जो स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम हमारी क्लियर हो गई थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो जो स्पेंसेरियन स्टैंजा है उसकी राइमिंग स्कीम ये है, ए बी ए बी बी सी बी सी सी, ठीक है। तो ये है हमारी स्पेंसेरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स इज द फेरी क्वीन डिवाइडेड इनटू, यानी कि फेरी क्वीन में कितनी बुक्स हैं,
ठीक है। फेरी क्वीन में कितनी बुक्स हैं ये पूछा गया है, बताइएगा कितनी बुक्स हैं। तो 4 हैं बुक्स या नहीं, तो बताइए 5 या फिर 6 या फिर 7, कौन कितनी बुक्स हैं, कितनी बुक में फेरी क्वीन को डिवाइड किया गया है। तो 4 इसका ऑप्शन गलत है, 5 भी गलत है, 6 यहाँ पे राइट हो जाता है, 7 यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। यानी कि फेरी क्वीन कितनी बुक्स में डिवाइडेड है, तो 6 बुक्स में डिवाइडेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेरी क्वीन। अब फिर से वही क्वेश्चन, हु रोट द फेरी क्वीन, फेरी क्वीन को किसने लिखा था। तो बताइए सर थॉमस यार्ड, गलत। अर्ल ऑफ सरे, नो। विलियम शेक्सपियर, नो। बचा कौन, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर की काफी फेमस ये बुक है फेरी क्वीन, जो सिक्स सिक्स पार्ट 6 बुक में इसको डिवाइड किया गया है। क्लियर, जैसा कि मैंने बता दिया। तो यहाँ पे फेरी क्वीन से रिलेटेड जो भी डाउट थे यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड स्पेंसर राइट द सेफोर्ड कैलेंडर। अब बताइए कि सेफोर्ड कैलेंडर को स्पेंसर ने कब लिखा। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। सबसे पहले तो द सेफोर्ड कैलेंडर जो है ये स्पेंसर ने लिखा, ठीक है। अब ये कब लिखा गया है ये पूछा गया है, तो ये लिखा गया है हमारा, आप बताइए 1575 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये रॉन्ग है आंसर, 1579 इसका राइट आंसर है, बाकी ये दोनों जो भी बचे ये गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, 1579। यानी कि जो शेफर्ड कैलेंडर है, द शेफर्ड कैलेंडर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जिससे लिखने से ये होता है कि आपको एकदम याद हो जाएगा जब आप लिखते हुए देखेंगे। ठीक है, कैलेंडर स्पेंसर ने लिखा, ठीक है। कब लिखा, तो 1579 में। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये फैक्ट यहाँ पे क्लियर होता है। सो अब हम पहुंच गए हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे, ये देखिएगा। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये लाइंस को, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ फॉलोइंग लाइंस, यानी कि लाइन पढ़िएगा। तो ड्रिंक टू माई ओनली with thine eyes, drink to me only with thine eyes, and I will pledge with my mind, or leave a kiss but in the cup, and I will not look for wine। ठीक है, तो ये लाइंस किस में है, तो ये वर्क अभी मैं समझाऊंगी। आप बताइए इसमें से ऑप्शन क्या राइट है। तो जॉन डन, तो जॉन डन इसका रॉन्ग ऑप्शन है। विलियम शेक्सपियर भी नहीं है, क्रिस्टोफर मॉर्लोव भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बचता है, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन का वर्क है टू सिलिया, जिसमें आपको ये लाइंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, हु ऑथर टू सिलिया। अब बताइए, यही जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टू सिलिया के राइटर कौन है, तो बेन जॉनसन। क्लियर, अभी क्लियर ही हो गया। बाकी ये जो कोई बचे हैं ये सब गलत है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु रोट द सॉन्ग्स एंड द सोनेट। ये वो पूछा गया है कि इसके ऑथर कौन है। द सॉन्ग्स एंड सोनेट के ऑथर कौन है, क्या इसके ऑथर जॉन डन है या नहीं है, बताइए आप लोग। या फिर बेन जॉनसन इसके ऑथर हैं या नहीं है, विलियम शेक्सपियर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर क्रिस्टोफर मॉर्लोव इसके राइटर हैं या नहीं है, बताइएगा आप सभी लोग। तो बेन जॉनसन इसके ऑथर नहीं है, विलियम शेक्सपियर भी नहीं है, क्रिस्टोफर मॉर्लोव भी नहीं है। तो ऑप्शन जो बचता राइट है वो है जॉन डन। जॉन डन है इसके राइटर, किसके, द सॉन्ग्स एंड द सोनेट, द सॉन्ग्स एंड सोनेट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। तो इस पोएम का टाइटल है, और बताइए कि ये पोएम किसने लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं ये, बताइए क्या इसके राइटर जॉन डन है, या फिर फिलिप सिडनी है, या फिर विलियम शेक्सपियर है, या क्रिस्टोफर मॉर्लोव है, बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या है। तो क्या इसका ऑप्शन जॉन डन है, जी हाँ, इसका ऑप्शन जो राइट है वो जॉन डन है। बाकी ना ही इसके राइटर सर फिलिप सिडनी है, ना ही विलियम शेक्सपियर है, ना ही क्रिस्टोफर मॉर्लोव है। यानी कि सही ऑप्शन हमारा जो बनता है वो है जॉन डन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट के नाम से अगर कोई जाना जाता है एलिजाबेथ एज में, तो वो है जॉन डन। ठीक है, जॉन डन बेसिकली इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा नो डाउट जॉन डन ही है। बाकी ये सब जितने भी हैं ये रॉन्ग आंसर है, इसका आंसर ये सब नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हमारा बनता है, जॉन डन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको फिर से आइडेंटिफाई करना है कि ये लाइंस किसने लिखी हैं। आइडेंटिफाई द राइटर ऑफ फॉलोइंग लाइंस, कम लिव विद मी एंड बी माय लव, एंड वी विल ऑल द प्लेजर प्रूव।
तो ये लाइंस किसने लिखी है बताइए? क्या ये सर थॉमस यार्ड की हैं? नो। अर्ल ऑफ सरे की हैं? नो। विलियम शेक्सपियर की है या नहीं है? तो विलियम शेक्सपियर की भी नहीं है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है हमारा क्रिस्टोफर मार्लोव। क्लियर? सो इस बुक का टाइटल क्या था? तो ये किसमें लाइंस इंक्लूडेड है वो भी लिख लेते हैं। टू पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, जो कि किसने लिखा था? क्रिस्टोफर मार्लोव ने। क्रिस्टोफर मार्लोव ने। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि ये लाइंस कम लिव विद मी एंड बी माय लव एंड वी विल ऑल द प्लेजर प्रूव। तो ये वर्क था क्रिस्टोफर मार्लोव का टू पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, जिसमें ये लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर होता है हमारा यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन। अब हम आते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। हु रोट द लिरिक पैशनेट एफर्ट टू हिज लव, यानी कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो किसने लिखा है उसको देखते हैं। सो यहाँ पे आपको आंसर पता ही चल गया होगा कि इसके आंसर क्रिस्टोफर मार्लोव हैं। ना ही ये सर थॉमस याट है, ना ही अर्ल ऑफ सेरे, ना ही विलियम शेक्सपियर। तो इसके राइटर कौन है? तो क्रिस्टोफर मार्लोव है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, हु रोट द लॉन्गर पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रेसी। तो ये पोएम्स किसकी हैं बताइए? ये लॉन्गर पोएम किसकी हैं? क्या ये सर थॉमस याट की हैं? नो। अर्ल ऑफ सरे की हैं? नो। विलियम शेक्सपियर की हैं या नहीं? जी हाँ, ये विलियम शेक्सपियर की पोएम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जॉन डन भी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, तो यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो विलियम शेक्सपियर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया, ये यूनिवर्सिटी विट्स से क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी विट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में। आप जाके देखिए जाके, और जब तक आप वो थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से नहीं करेंगे, अगर आप थ्योरी वाला पार्ट करके आए ना, तो मैं सच में बता रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ना बहुत ही आसानी तरीके से आप ये सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब समझिएगा, हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे ये पूछा गया है। तो क्या ये स्कॉलर हु फाउंडेड यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द रिनेसा, क्या ये रिनेसा के टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज फाउंड की गई थी उसके स्कॉलर थे? तो बताइएगा, या फिर ये ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटीज, ये थे? या फिर रिलीजियस रिफॉर्मर थे? या फिर इटालियन आर्टिस्ट थे? बताइए कि ये कौन थे? तो ये थे बेसिकली अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्ले राइट्स, यानी कि इंग्लिश के कुछ राइटर्स थे जो कि एसोसिएटेड थे कहाँ से? तो यूनिवर्सिटीज से। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थे? तो ऑक्सफोर्ड और कॉम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन कौन से हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पीले, थॉमस नैसे, क्रिस्टोफर मार्लो। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी विट्स हो जाते हैं। ठीक है, और भी हैं एक दो जिनको मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट आप देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रॉबर्ट ग्रीन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टोफर मॉलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन ने ही सबसे ज्यादा अपने पैम्पलेट्स में जो विलियम शेक्सपियर हैं उनको क्रिटिसाइज किया, उनपे क्रिटिकल कमेंट्स किए हैं। ठीक है, अब जो हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार। व्हाट रोल डिड द यूनिवर्सिटी विट प्लेस इन द इंग्लिश रेनेसा, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स का क्या रोल था इंग्लिश रिनेसेंस में? ठीक है, तो दे वर प्राइमरली पेंटर एंड स्कल्पचर, क्या ये पेंटर और स्कल्पचर थे? तो नहीं, ये पेंटर और स्कल्पचर नहीं थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स इनटू इंग्लिश, नो, ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। दे वर इन्फ्लुएंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड पोएट्री, तो इंग्लिश ड्रामा एंड पोएट्री के लिए काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्क किया है डेवलपमेंट में। तो इस वजह से ये किस चीज से एसोसिएटेड है? इंग्लिश ड्रामा एंड पोएट्री को पॉपुलराइज करने के लिए। ठीक है, बाकी ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
who were some prominent playwright associated with the university wits। यानी कि अब बताइए कि यूनिवर्सिटी विट्स से कुछ राइटर्स इसमें ऑप्शंस में हैं कि वो यूनिवर्सिटी विट्स से एसोसिएट हैं, बताइएगा वो कौन से हैं। बताइए क्या जॉन मिल्टन एंड एडमंड स्पेंसर यूनिवर्सिटी विट्स में थे या नहीं थे? तो नहीं, यूनिवर्सिटी विट्स में ये नहीं थे। विलियम शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन, नो ये भी नहीं थे। क्रिस्टोफर मॉर्लोव एंड थॉमस किड, थॉमस किड यहाँ पे स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, स्पेनिश ट्रेजेडी जिसपे हैमलेट प्ले जो है ना वो सोर्स लिया गया हैमलेट प्ले का यहाँ से स्पेनिश ट्रेजेडी से। और क्रिस्टोफर मॉर्लोव जो थे ये ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते थे, ब्लैंक वर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे या ये ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाता है, जॉन डन नहीं है। क्लियर? तो पता चल गया कि क्रिस्टोफर मॉर्लोव एंड थॉमस किड जो थे ये एसोसिएट थे कहाँ से? यूनिवर्सिटी विट्स से। अब जो हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिनेसा, यानी रिनेसा में ह्यूमनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है ये बताइए। ऑप्शन ए, अ लिटरेरी मूवमेंट फोकस ऑन सुपरनैचुरल थीम्स, नो ये नहीं है, ये कोई लिटरेरी मूवमेंट नहीं था। और यहाँ पे फिलोसॉफिकल बिलीफ इन द इनहेरेंट गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नो ये भी नहीं है। एन आर्टिस्टिक स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, नो ये भी नहीं है, ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ पे जो डी नंबर का ऑप्शन है ये सही है, एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था ये एक तरीके का जो ह्यूमनिज्म था ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि एम्फेसाइज करता था द स्टडी ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट एंड पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट को, ठीक है। यानी क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ने के लिए ये एम्फेसाइज करता था और उसका ये मानना था कि जो ह्यूमन के अंदर है वो पोटेंशियल है कि वो उस अचीवमेंट को प्राप्त कर सके जो क्लासिकल लिटरेचर ने प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही हो जाता है। क्लियर? अब हम 27 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। देखिए, व्हाट वाज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एलिजाबेथन थिएटर बिल्डिंग, यानी कि एलिजाबेथ का जो थिएटर बिल्डिंग था तो उसको बनाने के लिए कौन सा प्राइमरी मटेरियल यूज किया गया था, बताइएगा। क्या वो स्टोन से बने थे, पत्थर से बने थे? नहीं, वो पत्थर से नहीं बने थे। मार्बल से बने थे? नहीं बने थे। टिम्बर यानी कि वो लकड़ी से बने थे, यानी कि जो वहां के थिएटर थे उस टाइम पे तो वो किससे बने थे? वो लकड़ी से बने थे। क्लियर? ब्रिक से नहीं बने थे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट बनता है वो हमारा टिम्बर यानी कि वो लकड़ी से बने थे। 28 नंबर का क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। Which Elizabethan playwright is known for his tragedy, the tragical history of डॉक्टर फॉस्टस। अब बताइए ये डॉक्टर फॉस्टस जो वर्क है ये किसका है? ये बहुत ही ज्यादा ट्रेजिकल हिस्ट्री है, ठीक है। तो क्या ये विलियम शेक्सपियर का है? बताइए कि आपने विलियम शेक्सपियर के प्ले में डॉक्टर फॉस्टस को पढ़ा है? तो नहीं, ये विलियम शेक्सपियर से बिलोंग नहीं करता है। ये बेन जॉनसन से बिलोंग भी नहीं करता है, थॉमस किड से भी नहीं बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है क्रिस्टोफर मॉर्लोव से। क्रिस्टोफर मॉर्लोव का एक बहुत ही फेमस वर्क है डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। सो हम लोग पहुंच गए हैं अब 29 नंबर के क्वेश्चन पे। हु ऑथर्ड द रिवेंज ट्रेजेडी, यहाँ पे पूछा गया है कि रिवेंज ट्रेजेडी जो कि नाम था इसका द स्पेनिश ट्रेजेडी, तो पूछा गया है कि ये किसने लिखा है, बताइएगा इसका ऑप्शन राइट क्या है। क्या है इसका, इसके ऑथर विलियम शेक्सपियर हैं या नहीं है बताइए, या फिर क्रिस्टोफर मॉर्लोव या फिर बेन जॉनसन या फिर थॉमस किड, बताइए इसका ऑप्शन जो राइट है वो क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ना ही विलियम शेक्सपियर है, ना ही क्रिस्टोफर मॉर्लोव है, ना ही बेन जॉनसन है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है थॉमस किड। यानी कि जो विलियम शेक्सपियर हैं इन्होंने इसका सोर्स के तौर पे यूज तो किया है हैमलेट में, ठीक है, लेकिन इसके ऑथर ये नहीं है। इसके ऑथर कौन है? थॉमस किड है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन राइट बनता है वो ये है, थॉमस किड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 30 नंबर का है। व्हाट इज द कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, अब बताइए कि इंग्लिश में फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है, बताइए। क्या ये द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर हो सकती है, या फिर सेकंड नंबर की है द मैन इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन, या फिर राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उडाल, या फिर वॉलपोन बाय क्रिस्टोफर मॉर्लोव, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा। तो द टेम्पेस्ट यहाँ पे नहीं है, जो फर्स्ट कॉमेडी बोली जाती है वो नहीं है। ना ही एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन, ये भी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उडाल, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। वॉलपोन यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या बचता है? राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उडाल, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। क्लियर?
अब यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। Which literary device commonly used in Shakespeare's play involve a character? अब यहाँ पे देखिए, involve a character speaking aloud to themselves to reveal their inner thoughts and feelings to the audience। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन डिवाइस है जिसको शेक्सपियर ने अपने प्लेस में इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कैरेक्टर क्या होता है, बहुत तेज से बोलता है, अपने आप की जो अंदर की बातें हैं वो निकालता है ऑडियंस के सामने, लेकिन स्टेज पे और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसको नहीं सुन पाते हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी डिवाइस है? क्या ये सोलिलोकी हो सकती है, या फिर एसाइड हो सकती है, या मोनोलॉग हो सकता है, या डायलॉग हो सकता है? बताइए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सोलिलोकी। एसाइड नहीं है, मोनोलॉग नहीं है, डायलॉग नहीं है। सोलिलोकी जैसे कि आपने हैमलेट में पढ़ा होगा, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारे जो सोलिलोकीज हैं वो विलियम शेक्सपियर की फेमस हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने ये डिवाइस अपने मतलब प्लेस में इंट्रोड्यूस किया। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपका जो कंटेंट है यहाँ पे मिला है आपको, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको रिलेवेंट लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज अगर कोई डाउट है या फिर कोई एरर यहाँ पे हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए जाके कमेंट, और अगर कुछ फीडबैक देना चाहें तो वो भी आप जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे बने रहिए अच्छे सेशंस के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।